आप सब. So this is the chapter 4th of the NCERT of Geography, class 11th, Fundamental of Physical Geography. I am Vardhman Jain taking this course. So let's start it. The chapter 4th, the distribution of oceans and continents. In the previous chapter, you have studied the interior of the earth. Okay, we have covered the last two lectures of chapter 2nd and chapter 3. You know that continents over cover 29% of the surface of the earth and the remainder is under oceanic waters. हमें ये पता है कि पूरे वर्ल्ड का 29% जो है वो कॉन्टिनेंट्स में है और बाकी जो है वो ओशनिक वाटर्स में आता है. द पोजीशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशन बॉडीज एज वी सी देम इन द मैप हैव नॉट बीन सेम इन द पास्ट. जो आज का हम ज्योग्राफिकल लोकेशंस ऑफ कॉन्टिनेंट और एंड ओशंस देखते हैं ना, वो ऐसा पहले नहीं था. ठीक है, इट चेंजेस विद द टाइम. तो अब हम वो पढ़ेंगे कि ये पास्ट में कैसा हुआ करता था और उसके पीछे रीजंस क्या थे कि वो पास्ट में ऐसा था और आज के टाइम में वो ऐसा क्यों है. इवन इट इज ट्रू दैट कॉन्टिनेंट्स ओशंस हैव चेंज्ड एंड आर चेंजिंग देयर पोजीशन, यू मे वंडर एज टू हाउ साइंटिस्ट नो दिस. ठीक है, हम ये भी सोचेंगे कि साइंटिस्ट को कैसे पता चला कि पहले कैसा था और आज के टाइम में वो कैसा है. सो उसके बेसिस पे बहुत सारी थ्योरीज दी गई थी. तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से. Continental drift. Observe the shape of the coastline of the Atlantic Oceans. You will be surprised by the symmetry of the coastline on either side of the oceans. Okay, no wonder many scientists thought of this similarity and considered the possibility of two Americas, Europe and Africa, to be once joined together. Okay, अगर आप Atlantic Oceans को देखें, ठीक है, और उन दोनों का बाउंड्री देखे ना, तो आपको ये रियलाइज होगा कि इट्स लाइक कि वो पहले जुड़े हुए थे. ठीक है, जो जैसा भी उनका शेप आ रहा है ना, तो अगर आप उनको प्रैक्टिकली, तो इम्पॉसिबल है, आप उनको खुद ही एक बार मैप में ऐसे लगा के देखें ना, तो वो बिल्कुल फिट होंगे. ठीक है, फ्रॉम द नोन रिकॉर्ड्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ साइंस, इट वाज अब्राहम ऑर्टेल्यूस, अ डच मैप मेकर, हु फर्स्ट प्रपोज सच अ पॉसिबिलिटी. इट वाज अब्राहम ऑर्टेल्यूस जिन्होंने सबसे पहले ये पॉसिबिलिटी दी थी कि अटलांटिक ओशंस की दोनों साइड्स जो हैं, ठीक है, हम उनको करके देखें तो वो बिल्कुल एक जगह फिट होंगी. एंटोनियो पेलग्रिस ड्रू अ मैप शोइंग द थ्री कॉन्टिनेंट्स टुगेदर. ठीक है, और इन्होंने सबसे पहले डच मैप मेकर ने फर्स्ट प्रपोज करा था. इन्होंने जो है एंटोनियो पेलग्रिस ने मैप में वो शो करा था. लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो था एल्फ्रेड वेगनर, अ जर्मन मीटरोलॉजिस्ट. ओके, एल्फ्रेड वेगनर थे अ जर्मन मीटरोलॉजिस्ट who put forward a comprehensive argument in the form of a continental drift theory. उन्होंने एक प्रॉपर हाइपोथेसिस और एक आर्गुमेंट दिया जिसका नेम जो था उन्होंने रखा था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. हम देखते हैं क्या था ये. इन 1912 दिस वाज रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स. ठीक है, ये था उसका रीजन क्या था. कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ये बताता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स क्या है. अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड वेगनर, ऑल द कॉन्टिनेंट्स फॉर्म्ड अ सिंगल कॉन्टिनेंट मास, अ मेगा ओशन सराउंडेड बाय द सेम. द सुपर कॉन्टिनेंट वाज नेम्ड पैंगिया व्हिच मीन ऑल अर्थ. ठीक है, तो उन्होंने ये बोला कि जितने भी आज के टाइम में कॉन्टिनेंट हैं वो पहले सारे एक ही कॉन्टिनेंट का पार्ट हुआ करते थे. ठीक है, और वो जॉइंट कॉन्टिनेंट जो था वो एक सिंगल ओशन से सराउंडेड था. तो उस जॉइंट कॉन्टिनेंट का नाम तो था पैंजिया. ओके, लेकिन वो जो मेगा ओशंस था ना जिसने कॉन्टिनेंट को सराउंड कर रखा था उसका नाम था पैंथलासा, meaning all water. He argued that almost 200 million years ago the supercontinent Pangaea began to split. 200 million years ago जो Pangaea था ना वो स्टार्ट हुआ ब्रेक होना. ठीक है, Pangaea first broke into two large continents masses as उसका जो वो स्टार्टिंग में वो दो लार्ज कॉन्टिनेंट मासेस में डिवाइड हुआ, लोरेशिया एंड गोंडवाना लैंड. Laurasia and Gondwana land. ठीक है, Laurasia the northern and Gondwana the southern component respectively. Subsequently, Laurasia and Gondwana continues to break into various smaller continents that exist today. A variety of evidence was offered in support of the continental drift. Some of these are given below. ठीक है, बहुत सारे एविडेंस भी हैं जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के हाइपोथेसिस को रियलिटी में प्रूव करते हैं. एविडेंसेस इन सपोर्ट ऑफ द कॉन्टिनेंटल थ्योरी. फर्स्ट एविडेंस हम पढ़ते हैं वो है द मैचिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट्स जिगसॉ फिट. The shorelines of the Africa, okay, the shorelines of Africa and South America, the shorelines of Africa and South America each other have a remarkable and unmistakable match. It may be noted that a map produced using a computer program to find the best line of the Atlantic margins are presented by the Bullard in 1964. ठीक है, अगर आप जो है अफ्रीका के वेस्ट पोर्शन को देखें और साउथ अमेरिका के ईस्ट पोर्शन को देखें और आप उन दोनों शोर लाइंस को मैच करने की कोशिश करें ना, तो आपको रियलाइज होगा कि वो एग्जैक्टली फिट बैठेंगे. ठीक है, जैसे किसी ने एक कंप्यूटर मार्जिन से बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन लेके बनाया हो. ये सबसे पहले बुलर्ड ने इसका कंप्यूटर मार्जिन दिया था.
द मैप वाज ट्राइड एट 1000 फैथम लाइन इंस्टेड ऑफ द प्रेजेंट शोर लाइन। ठीक है, वो मैप जो होगा ना, ऐसा नहीं होगा आज की जो टाइम पे प्रेजेंट लाइन है वहां से मैच होगा, बट 1000 फैथम लाइन इंस्टेड ऑफ द प्रेजेंट शोर लाइन। जो हमारी प्रेजेंट शोर लाइन है उससे हम 1000 फैथम लाइन आगे जाएंगे, तब वहां से मैच करके देखेंगे ना, तो वो एग्जैक्टली इक्वल मैच होगा। इस थ्योरी को हम बोलते हैं जिग्स ऑफ फिट थ्योरी। सेकंड जो है लॉक्स ऑफ सेम एज अक्रॉस द ओशियंस। जो दोनों तरफ के ओशियंस है ना, उन दोनों की रॉक में क्या क्या सेम थिंग पाई जाती है। द रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड डेवलप इन द रिसेंट पीरियड हैव फैसिलिटेटेड कोरिलेटिंग द रॉक फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स अक्रॉस द वास्ट ओशियंस। ठीक है, जो आज के टाइम में कार्बन डेटिंग और रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड है ना, उससे हमें पता चल जाता है कि दो रॉक्स जो है उनमें क्या क्या सिमिलर फीचर्स हो सकते हैं। तो द बेल्ट ऑफ एंशिएंट रॉक्स ऑफ 2000 मिलियन ईयर्स फ्रॉम ब्राजील कोस्ट मैचेस विद दोज फ्रॉम वेस्ट अफ्रीका। ओके, तो ये कितनी स्ट्रेंज बात है कि 2000 मिलियन ईयर्स अगो की जो रॉक्स हैं जो ब्राजील कोस्ट में पाई जाती हैं, वो ही सेम अफ्रीका की कोस्ट में पाई जाती हैं। द अर्लीस्ट मैराइन डिपॉजिट अलोंग द कोस्ट लाइन ऑफ द साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका आर ऑफ द जुरासिक एज। ठीक है, जो हमने पहले एपॉक पीरियड और ये सब पढ़े थे, उसमें जो जुरासिक एज थी वो उस टाइम की रॉक्स हैं जो दोनों को मैच करती हैं। तो हमारा दो चीज फिट हो गई, दो चीज एविडेंस हो गए। अब हमारे थर्ड एविडेंस पे आते हैं, टिलेट। इट इज द सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म्ड आउट ऑफ द डिपॉजिट्स ऑफ ग्लेशियर्स। जो ग्लेशियर्स के डिपॉजिट होते हैं ना, उस वो जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं उससे टिलेट बनते हैं। द गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट्स फॉर्म इंडिया is known to have its counterpart in 6 different landmass of the southern hemisphere। ठीक है, जो गोंडवाना सिस्टम ऑफ जो सेडिमेंट्स है जिससे इंडिया बना है ना, वही सेम रॉक्स 6 डिफरेंट लैंड मासेस में भी पाई जाती हैं। एट द बेस द सिस्टम have thick टेलेटे indicating extensive and prolonged glacialization। ठीक है, काउंटर पार्ट ऑफ दिस सक्सेशंस आर फाउंड इन अफ्रीका, फैल्कलैंड आइलैंड, मेडागास्कर, एंटार्क्टिका एंड ऑस्ट्रेलिया बिसाइड्स इंडिया। वही सेम रॉक इन आइलैंड्स में और पाई जाती है और इन कॉन्टिनेंट्स और एरिया में पाई जाती है, अफ्रीका, फैल्कन आइलैंड्स, मेडागास्कर, एंटार्क्टिका एंड ऑस्ट्रेलिया। ओके, अब overall resemblance of the Gondwana type sediments clearly demonstrate that these landmarks have remarkably similar histories। ठीक है, जैसे लॉरेशिया तो नॉर्थ में आता था, गोंडवाना लैंड साउथ में आता था, अब ये गोंडवाना लैंड का भी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये बताते हैं कि सारी रॉक्स जो हैं वो सेम रॉक से ही डिवाइड हुई हैं। अब आते हैं हम फोर्थ पे, द प्लेसर डिपॉजिट्स। ये क्या होता है? द अक्रेंस ऑफ द रिचर प्लेसर डिपॉजिट्स ऑफ द गोल्ड। ओके, जो गोल्ड के रिचर प्लेसर डिपॉजिट्स हैं इन द घाना कोस्ट and the absolute absence of the source rocks in the region is an amazing fact। जो घाना कोस्ट में हमें गोल्ड के डिपॉजिट्स दिखते हैं, ठीक है, वो तो है वहां पे, लेकिन उसका जो प्राइमरी सोर्स होना चाहिए था ना, जो बेस सोर्स होना चाहिए, वो वहां से मिसिंग है। तो ये भी एक फैंटेसाइजिंग फैक्ट है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वहां पे गोल्ड तो है लेकिन उसका सोर्सिंग पीरियड क्यों नहीं है। द गोल्ड बियरिंग वेन्स आर इन ब्राजील, क्योंकि गोल्ड बियरिंग वेन्स जो है वो ब्राजील में है। ठीक है, ये एक और उसका एविडेंस है कि वो दोनों कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का। अब जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स, when identical species of plant and animals adapted to live on land or in fresh water are found on either side of the marine barriers, a problem arises regarding accounting for such distribution। ठीक है, जब दोनों बिल्कुल अब कोई भी लिविंग थिंग्स है वो अलग अलग एरिया में रह रहा है, तो वो अलग अलग नेचुरल एनवायरनमेंट को अडेप्ट करता है, लेकिन ये जो मार्जिन्स है दोनों तरफ के, अगर हम यहाँ पे मैरीन लाइफ को देखें तो वो बिल्कुल सेम हुआ करती थी। द ऑब्जर्वेशन that lemurs occur in India, Madagascar and Africa led some to consider the contiguous landmass Lemuria। ठीक है, तो ये एक लेमरस था जो इंडिया में भी अकर होता था, मेडागास्कर में भी, अफ्रीका में, तो वो हम उस पूरे लैंडमास को हम बोलने लगे लेमुरिया, लिंकिंग दीज 3 लैंडमासेस। ऐसी सेम जो एक और था, मेसोजोरस वाज अ स्मॉल रेप्टाइल एडेप्टिंग टू शैलो ब्रैकिश वाटर। जो ब्रैकिश वाटर होता है ना, वो उसमें रहता था। द स्केलेटन ऑफ दीज आर फाउंड ओनली इन 2 localities, the southern cape provinces of South Africa, जो साउथ अफ्रीका का southern cape provinces है, बिल्कुल नीचे का एरिया, एंड द इरेवर फॉर्मेशन ऑफ द ब्राजील, और ब्राजील का इरेवर फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये जो मेसोजोरस है ये दोनों जगह पाया जाता था, उसके स्केलेटन पाए गए हैं दोनों जगह। द 2 localities are presently are 4800 किलोमीटर अपार्ट विद एन ओशियन इन बिटवीन। अब वो दोनों लोकेलिटी में डिस्टेंस कितना है? 4800 किलोमीटर का, एंड आर वास्ट ओशियन इन बिटवीन। तो इसका भी क्या रीजन हो सकता है? ये भी एक प्रूफ दे रहा है कि हाँ, ये पहली चीजें एक साथ थी जो बाद में टाइम के साथ जाके अलग अलग हुई हैं। अब फोर्सेस फॉर ड्रिफ्टिंग, वैगनर suggested that the movement responsible for the drifting of the continents were caused by the pole filling force and tidal force। ठीक है, वैगनर ने अपना एक और हाइपोथेसिस रखा कि जो ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स हुए इसके पीछे 2 फोर्स थी, एक पोल फिलिंग फोर्स, एक टाइडल फोर्स। पोल फिलिंग फोर्स रिलेटेड टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, पोल फिलिंग फोर्स क्या होती है? वो रोटेशन ऑफ द अर्थ
की वजह से होती है। यू आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट द अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, इट हैज अ बल्ज एट द इक्वेटर। ठीक है, अर्थ जो है वो एक जियोइड शेप है, बल्ज एट द इक्वेटर, दिस बल्ज इज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो उसने बोला है कि जो बल्ज है ना ये रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से होता है। अब जो सेकंड फोर्स है tidal force that was suggested by Wagner is due to the attraction of the moon and the sun that develop tide in ocean's water। ये जो है is due to the attraction of the moon and sun that develop tides in ocean water। Wagner believed that these forces would become effective when applied over million years। However, most of the scholars consider these forces to be totally inadequate। ये तो अब वैगनर ने दी थी, लेकिन जो आजकल के स्कॉलर्स है ना इस चीज को बिल्कुल भी नहीं मानते। अब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हो गया, पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज भी आई थी, अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं वो क्या थी। It is interesting to note that for continental drift, most of the evidence are collected from the continental areas in the form of distribution of flora and fauna और deposits like tilth। हमने continental drift theory के लिए हमने flora, fauna और tilth जैसी चीजों को एनालाइज करके थ्योरी दी थी। A number of discoveries during the post-war period added new information to the geological literature। बहुत सारी स्टडीज जो पोस्ट वॉर पीरियड के बाद हुई हैं उन्होंने बहुत सारे एविडेंस दिए हैं जियोलॉजिकल लिटरेचर को लेके। वो क्या है? द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम द ओशन फ्लोर मैपिंग प्रोवाइडेड न्यू डायमेंशंस। ठीक है, जो टाइम के साथ डिफरेंट डिस्कवरीज हुई है ना उन्होंने नई नई चीजें दी हैं जो हमें समझने में हेल्प करती हैं कि आखिर क्या था और कैसे हुआ था। तो उसमें सबसे पहले था द कन्वेंशनल करंट थ्योरी। ठीक है, द कन्वेंशनल करंट थ्योरी ये क्या था? अर्थर होम्स ने 1930 में डिस्कस करी थी। द पॉसिबल ऑफ कन्वेंशनल करंट्स ऑपरेटिंग इन द मेंटल पोर्शन। ठीक है, मेंटल पोर्शन में कन्वेंशनल करंट्स होते हैं। दीज करंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कॉजिंग थर्मल डिफरेंसेस इन द मेंटल पोर्शन। ठीक है, उसने ये बोला था कि ये जो करंट होते हैं ना जो मेंटल पोर्शन में घूम रहे हैं आर जनरेटेड, ये जनरेट होते हैं ड्यू टू रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कॉजिंग थर्मल डिफरेंसेस, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की वजह से जो कॉज करते हैं थर्मल डिफरेंस और जो मेंटल पोर्शन में एक कन्वेंशनल करंट को फॉर्म करते हैं। हाउएवर आर्ग्यू दैट देयर एग्जिस्ट अ सिस्टम ऑफ सच करंट्स इन द एंटायर मेंटल पोर्शन। दिस वाज एन अटेम्प्ट टू प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन टू द इशू ऑफ फोर्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच कंटेम्परेरी साइंटिस्ट डिस्कार्डेड द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ये जो है एक तरीके से एक बेस बना था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को ना अपनाने का। ठीक है, क्योंकि इसने बोला था, इसने एक अपना अलग हाइपोथेसिस दिया है कि वहां पे कन्वेंशनल करंट है जो पूरे मेंटल पोर्शन में घूमता है। दूसरा था मैपिंग ऑफ ओशन फ्लोर। डिटेल्ड रिसर्च ऑफ द ओशन कन्फिगरेशन रिवील्ड दैट द ओशन फ्लोर इज नॉट जस्ट अ वास्ट प्लेन बट इट इज अ फुल ऑफ रिलीफ। ठीक है, ओशन फ्लोर एक पूरा प्लेन नहीं है। आप हमारे ओशन बेस पे जैसे बहुत इम्पॉसिबल तरीका है जाना, लेकिन जो ओशन फ्लोर है ना वो पूरा एक प्लेन एरिया नहीं है। एक्सपेडिशंस टू मैप दैट ओशन फ्लोर इन द पोस्ट वार पीरियड प्रोवाइडेड डिटेल्ड पिक्चर ऑफ द ओशन रिलीफ एंड इंडिकेटेड द एग्जिस्टेंस ऑफ द सबमर्ज्ड माउंटेन रेंजेस। तो हमारी जो ओशन फ्लोर है ना जो डीप डाउन अर्थ में है, डीप डाउन ऑन द क्रेस्ट पर है ओशन के, उसमें बहुत सारे माउंटेन रेंजेस हैं, डीप ट्रेंचेस हैं, मोस्टली लोकेटेड क्लोजर टू द कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स। द मिड ओशनिक रीजन्स आर फाउंड टू बी द मोस्ट एक्टिव इन द टर्म्स ऑफ द वोल्केनिक इरप्शन। अभी हम पढ़ेंगे मिड ओशनिक रीजन्स क्या है, लेकिन ये मोस्टली एक्टिव होता है वोल्केनिक इरप्शंस को लेके। द डेटिंग ऑफ द रॉक्स फ्रॉम द ओशनिक क्रिस्ट revealed the fact that the later is much younger than the continental areas। ठीक है, हमें ये पता चलता है कि जो ओशन है ना वो बहुत बहुत बाद में आया है कॉन्टिनेंटल के कंपैरिजन में। रॉक्स ऑन आइदर साइड ऑफ द क्रेस्ट ऑफ ओशन रिजेस हैव इक्विडिस्टेंस लोकेशन फ्रॉम द क्रेस्ट वर फाउंड टू बी रिमार्केबल सिमिलरिटीज बोथ इन टर्म ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड देयर एजेस। वही सेम चीज बताई गई है। अब हम पढ़ते हैं ओशन फ्लोर कन्फिगरेशन। अब जब हम ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओशन फ्लोर कन्फिगरेशन मींस जो ओशन फ्लोर्स है वो कितने टाइप में डिवाइडेड है और उसमें क्या क्या टेक्निकलिटी है। ओके, in this section we shall note a few things related to the ocean floor configuration that helps in understanding of the distribution of continents and oceans। You will be studying the details of the ocean floor relief in chapter 13। The ocean floors may be segmented into 3 major divisions। हम जो है इसके प्रॉपर स्पेसिफिकेशन तो चैप्टर 13 में पढ़ेंगे, लेकिन हम इसमें ये पढ़ते हैं कि जो ओशन फ्लोर जो होता है ना वो 3 सेगमेंट्स में डिवाइड होता है मोस्टली। फर्स्ट कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स, सेकंड डीप सी बेसिन, थर्ड मिड ओशनिक रिजेस। फर्स्ट हम पढ़ते हैं कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स। ठीक है, कॉन्टिनेंटल मार्जिन जो एक वास्ट टर्म है, ठीक है, ये एक सिंगल टर्म नहीं है, इसमें काफी सारी टेक्निकल टर्म्स और इंक्लूड होती हैं। दीज फॉर्म्स द ट्रांजिशन बिटवीन द कॉन्टिनेंटल शोर एंड द डीप ओशन बेसिन। एक हमारे जो कॉन्टिनेंटल शोर्स होते हैं ना जहाँ पे कॉन्टिनेंट का एंड हो रहा है, और डीप सी बेसिन मतलब डीप सी बेसिन का ये एक मार्जिन होता है। दे इंक्लूडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप। तो अब आप देखिए कॉन्टिनेंटल मार्जिन में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। कॉन्टिनेंटल शेल्फ फर्स्ट थिंग, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज एंड डीप ओशनिक ट्रेंचेस। 4 थिंग्स इंक्लूड होते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज एंड डीप ओशन ट्रेंचेस। अभी देखिए कॉन्टिनेंटल शेल्फ तो हम आपको दिखाते हैं, ये रहा कॉन्टिनेंटल शेल्फ, बिल्कुल ये मार्जिन जहां से
जो वो कॉन्टिनेंट है वो खत्म हो रहा है। कॉन्टिनेंटल स्लोप जो एकदम से लैंड की हाइट में डिक्रीजिंग एरिया आ रहा है, उसको लेके है ये कि कॉन्टिनेंटल स्लोप हो रहा है वो नीचे। ऑफ दीज द डीप सी ट्रेंचेस आर द एरियाज, वेट अ मिनट, ओके, okay, yeah, of these the deep sea trenches are the areas which are of considerable interest in so far as the distribution of continents is concerned. अब हम पढ़ते हैं एप्सियल प्लेन। तो ये जो सेकंड चीज था ना डीप सी बेसिन को, ये भी बोलते हैं एप्सियल प्लेन्स। दीज आर एक्सटेंसिव प्लेन्स दैट लाई बिटवीन द कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स एंड द मिड ओशियनिक रिजेस। कॉन्टिनेंटल मार्जिन से मिड ओशियनिक रिजेस तक के बीच का जो एरिया होता है, जो प्लेन है, उसको हम एप्सियल प्लेन बोलते हैं। द एप्सियल प्लेन आर द एरियाज वेयर द कॉन्टिनेंटल सेडिमेंट्स दैट मूव बियॉन्ड द मार्जिन्स गेट डिपॉजिट। ठीक है, ये एरिया होता है, एक तो जैसे हमारा स्लोप स्टार्ट हुआ और ठीक है, हम एज्यूम करते हैं यहाँ पे हमारा मिड ओशियनिक रिज है, तो ये जो बीच का एरिया होता है ना, उसे एप्सियल प्लेन बोलते हैं, जहाँ पे सारे सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते हैं। वो हम पढ़ते हैं मिड ओशियनिक रिजेस क्या होता है। दीज फॉर्म्स एन इंटरकनेक्टेड चेन ऑफ माउंटेन सिस्टम विद इन द ओशन। एक हमारे ओशंस के अंदर भी एक इंटरकनेक्टेड माउंटेन सिस्टम है। इट इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन चेंज ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ थ्रू आउट सबमर्ज्ड अंडर द ओशन वाटर। ये लॉन्गेस्ट माउंटेन चेंज है जो 70,000 किलोमीटर तक चलती है। ठीक है, लार्जेस्ट माउंटेन रेंजेस ऑन द अर्थ में। ओके, इट इज characterized by the central rift system at the crest, a fractional plateau and a flank zone all along its length. द रिफ्ट सिस्टम एट द क्रेस्ट इज द जोन ऑफ इंटेंस वॉल्केनिक एक्टिविटी। जो मिड ओशनिक रिजेस है ना, वो क्रेस्ट में, उसका जो क्रेस्ट है वहाँ पे बहुत सारी वॉल्केनिक एक्टिविटी का वो हब है, वहाँ पे बहुत बहुत वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनोज। अब स्टडी द मैप शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीस्मिक एक्टिविटी एंड वॉल्केनोज गिविंग द फिगर 4.2। यू विल नोट दैट अ लाइन ऑफ डॉट्स इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये मैं आपको बता देता हूँ ये क्या है, कि ये जो मैप है ना, यहाँ पे ये जैसे ये हमारे ये की वाली जो स्मॉल डॉट्स दे रखे हैं, और जो है कि अफ्रीकन में डॉट्स गए हैं यहाँ पे, और जो यहाँ पे ये सारे डॉट्स गए हैं। ठीक है, ये एक तरीके से डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है कि मिड ओशनिक रिजेस का। तो ये बताया जा रहा है कि ये जो अटलांटिक ओशन है, यहाँ पे भी एक मिड ओशनिक रिजेस है, जहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शंस का जो हब माना जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। एज मेंशन्ड अबव, द पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज प्रोवाइड कंसिडरेबल इंफॉर्मेशन दैट वाज नॉट अवेलेबल एट द टाइम वैगनर पुट फोर्थ हिज कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल थ्योरी। अब जब वैगनर ने 1912 में अपनी थ्योरी दी थी, उसके बाद भी बहुत रिसर्चेस हुई हैं, तो वो रिसर्चिंग हम पढ़ेंगे कि वो क्या क्या रिसर्चेस हुई थी। फर्स्ट, इट वाज रिलाइटेड ऑल अलोंग द मिड ओशनिक रिजेस वॉल्केनिक इरप्शंस आर कॉमन एंड दे ब्रिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ लावा टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब जब हमने अभी पढ़ा कि वो वॉल्केनिक एक्टिव एरिया है मिड ओशनिक रिजेस, तो वो वहां पे जैसे ही लावा निकलेगा तो वो सरफेस पर आएगा, तो लावा जो होता है वो ओशन सरफेस पर स्प्रेड हो जाता है। सेकंड, द रॉक्स इक्विडिस्टेंस ऑन अदर साइड ऑफ द क्रेस्ट ऑफ द मिड ओशनिक रीजन शो रिमार्केबल सिमिलरिटीज इन टर्म्स ऑफ पीरियड ऑफ फॉर्मेशन। ओके, जो इक्विडिस्टेंस ऑफ रॉक्स है ना मिड ओशनिक रीजन को लेकर, आप मान लीजिए एज्यूम करें मिड ओशनिक रीजन से 5 किलोमीटर टू द लेफ्ट एंड 5 किलोमीटर टू द राइट, तो वहां पे जो रॉक्स हैं वो रिमार्केबल सिमिलरिटीज अपने फॉर्मेशन में शो करती हैं, उनके केमिकल कंपोजिशन में भी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में भी। रॉक क्लोजर टू द मिड ओशनिक रीजन और नॉर्मल पोलैरिटी आर द यंगेस्ट। ठीक है, जो रॉक सबसे ज्यादा क्लोज होती है ना मिड ओशनिक रीजन के, वो यंगेस्ट मानी जाती है। क्यों? क्योंकि वो तभी लावा जो वहां से जनरेट हुआ है ना, उससे बनी होती है। The ages of the rocks increases as the one moves away from the crest। जितना आप क्रेस्ट से दूर जाते जाएंगे, उतने ही रॉक्स की में जो एज है वो इंक्रीज होती चली जाएगी। अब थर्ड थिंग क्या है, द ओशन क्रस्ट रॉक्स आर मच यंगर देन द कॉन्टिनेंटल रॉक्स। ओशन के रॉक्स है वो बहुत यंगर है कॉन्टिनेंटल रॉक से। द एज ऑफ द रॉक्स इन द ओशन क्रस्ट इज नोवेयर मोर देन 200 मिलियन ओल्ड, और सम ऑफ द कॉन्टिनेंटल रॉक फॉर्मेशन एज ओल्ड एज 200 मिलियन ईयर ओल्ड। ठीक है, जो ओशन क्रस्ट की रॉक्स है ना, वो 200 मिलियन ईयर ओल्ड से ज्यादा की नहीं है, एज कंपेयर टू द कॉन्टिनेंटल रॉक्स जो 3 मिलियन ईयर्स ओल्ड भी पाई गई हैं। अब हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है, द सेडिमेंट्स ऑन द ओशन फ्लोज आर अनएक्सपेक्टेडली वेरी थिन। ओशन फ्लोज पे जो सेडिमेंट है ना, वो बहुत ही पतले, मतलब मार्जिनली थिन होते हैं। साइंटिस्ट वर एक्सपेक्टिंग इफ ocean flows were as old as the continents to have a complete sequence of sediments from a period of much longer duration. The same thing. The deep trenches have deep-seated earthquakes occurrence, while in the mid-ocean areas the quake foci have shallow depths. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। द डीप ट्रेंचेस, जो डीप ट्रेंचेस मतलब जो ट्रेंचेस जो बहुत ज्यादा गड्ढे होते हैं, हैव डीप सीटेड अर्थक्वेक अक्रेंसेस, उसके अंदर बहुत सारे अर्थक्वेक अक्रेंसेस होते हैं। व्हाइल इन द मिड ओशनिक रिजेस, लेकिन जो मिड ओशनिक रिजेस है वो क्वेक फोकाई, उसमें बहुत उसकी शैलो डेप्थ है। ठीक है, उसमें जो अर्थक्वेक अक्रेंस होता है ना, वो काफी शैलो डेप्थ पर ही हो जाते हैं। These facts and detailed analysis of the magnetic properties of the rocks on either sides of the mid-oceanic ridges led Hess
एक नए साइंटिस्ट का नाम आया हेसमैन 1961 टू प्रपोज दिस हाइपोथेसिस नोन एज सी फ्लोर स्प्रेडिंग। ठीक है, अब ये सारी चीजों को रियलाइज करने के बाद हेस एक साइंटिस्ट है 1961 में, उन्होंने एक अपनी अलग थ्योरी दी जिसका नेम था सी फ्लोर स्प्रेडिंग। Hess argued that constant eruption at the crest of oceanic ridges caused the rupture of the oceanic crust। ठीक है, अब वो बोले कि बार बार वॉल्केनिक eruption होगा तो उसकी वजह से rupture of the oceanic crust होगा, जो oceanic crust है वो टूट रहा है and the new lava wedges into it, और जो new lava है वो वहां पे आ रहा है। ठीक है, the ocean floors thus spread। The younger age of the ocean crust as well as the fact that spread of the one ocean does not cause the sinking of the other made Hess थिंक अबाउट द कंजप्शन ऑफ द ओशनिक क्रस्ट। ठीक है, ये हेस को इस चीज ने मजबूर कर दिया कि एक थ्योरी ने, कि जब उसको बताया गया कि स्प्रेडिंग ऑफ वन ओशन, एक ओशन का स्प्रेड जो है दूसरे ओशन को श्रिंक नहीं करता, तो जो नया ओशन का लावा, जो नया ओशन का क्रस्ट क्रिएट हो रहा है वो कैसे हो रहा है, वो ऐसे हो रहा है कि जो पुराना वाला था ना वो सिंक होता जा रहा है। It further maintained that the ocean floor that get pushed due to volcanic eruption at the crest sinks down at the oceanic trench and get consumed। ठीक है, अब आप देखिए कि volcanic eruption हो रहा है, ठीक है, न्यू लावा एक पुरानी क्रस्ट पे जमा होता जा रहा है, जमा होता जा रहा है, और उसकी वजह से जो है ओशन का क्रस्ट इंक्रीज हो रहा है। तो साइज तो इक्वल ही है, मतलब एरिया तो मतलब सेम ही है, तो फिर नया क्रस्ट कैसे आ रहा है, तो जो पुराना क्रस्ट था वो नीचे की तरफ दबता जा रहा है। ठीक है, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होते हैं। Since the advent of the concept of the slow floor spreading, the interest in the problem of distribution of oceans and the continents are revived. It was in 1961 Mackenzie and Parker and also Morgan, ये Mackenzie and Parker and also Morgan independently collected the available idea and came out विद ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट कॉल्ड प्लेट टेक्टोनिक्स। ठीक है, इन्होंने अब एक नया, जैसे सी फ्लोर, हेस ने सी फ्लोर स्प्रेडिंग दिया था, इन्होंने एक प्लेट टेक्टोनिक्स दिया है। कौन कौन से साइंटिस्ट ने, मैकेंजी, पार्कर एंड ऑल्सो मॉर्गन। उन्होंने क्या बोला है, अ टेक्टोनिक प्लेट ऑल्सो कॉल्ड द लिथोस्फीयर प्लेट इज अ मैसिव इरेगुलर शेप्ड स्लैब ऑफ सॉलिड रॉक। ठीक है, अब तक हम सिर्फ कॉन्टिनेंटल और ओशंस को इंडिपेंडेंट चीज में देख रहे थे, अब उसने एक नई चीज बात करी है कि जो कॉन्टिनेंट और ओशंस होते हैं वो एक प्लेट का पार्ट होते हैं। ठीक है, दे डोंट मूव इंडिपेंडेंटली बट एक्चुअली द प्लेट मूव्स। ओके, तो वही बोल रहा है, द लिथोस्फीयर जो है, लिथोस्फीयर हमने कल पढ़ा था क्रेस्ट और एस्थेनोस्फीयर मिला के बनता है, तो वो उसी के बारे में बता रहा है कि वो प्लेट उसी चीज को कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, अब प्लेट में भी रेफर टू एज द कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशनिक प्लेट डिपेंडिंग ऑन विच ऑफ द टू ऑक्यूपाइज द मेजर पोर्शन ऑफ दैट प्लेट। ठीक है, अब कॉन्टिनेंटल प्लेट का मतलब है कि उसका मेजोरिटी पोर्शन एक कॉन्टिनेंट ने ले रखा है, और ओशनिक प्लेट का मतलब है उसका मेजोरिटी पोर्शन एक ओशन ने ले रखा है। जैसे अब अभी हम पैसिफिक ओशन प्लेट बोलेंगे तो उसका मेजोरिटी ओशन वो पैसिफिक ओशन ने ले रखा है। ओके, तो ऐसे ही द मेजर प्लेट्स आर एज फॉलोज। ठीक है, हम अब कुछ मेजर प्लेट्स पढ़ते हैं, कौन कौन सी है, एंटार्क्टिक एंड सराउंडिंग ओशन प्लेट्स। ठीक है, फर्स्ट एंटार्क्टिक एंड सराउंडिंग ओशन प्लेट, सेकंड नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, थर्ड साउथ अमेरिकन प्लेट। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट जो है वो साउथ अमेरिकन और अटलांटिक प्लेट से, यहाँ से कैरेबियन प्लेट से डिवाइड होती है। तो हमने सबसे पहले पढ़ा अटलांटिक प्लेट, सेकंड नॉर्थ अमेरिकन प्लेट डिवाइडेड ऑफ द अटलांटिक ओशन फ्रॉम द कैरेबियन प्लेट, थर्ड साउथ अमेरिकन प्लेट डिवाइडेड ऑफ द अटलांटिक ओशन फ्रॉम कैरेबियन प्लेट। ठीक है, फोर्थ जो होता है इंडियन ओशन प्लेट जिसमें ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड भी आता है, फिफ्थ पैसिफिक प्लेट, सिक्स्थ अफ्रीकन विद ईस्टर्न अटलांटिक फ्लोर प्लेट, अफ्रीकन विद ईस्टर्न अटलांटिक फ्लोर प्लेट ये वाला एरिया, और सेवेंथ यूरेशियन एंड एडजेसेंट ओशनिक प्लेट। सम इंपॉर्टेंट माइनर प्लेट्स आर लिस्टेड। ठीक है, ये तो 7 मेजर प्लेट्स थी, लेकिन कुछ माइनर प्लेट्स भी हैं जो लिस्टेड हो गई हैं, जैसे कोकोस प्लेट। कोकोस प्लेट होता है सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में। ठीक है, सेंट्रल अमेरिका ये रहा, पैसिफिक प्लेट ये रहा, तो ये रहा कोकोस प्लेट। ओके, नास्का प्लेट होता है साउथ अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में, ये रहा नास्का प्लेट। अब होता है अरेबियन प्लेट, मोस्टली द सऊदी अरेबियन लैंडमास, यहाँ पे रहता है सऊदी अरेबियन लैंडमास जो है, यहाँ पे अरेबियन प्लेट है, ये रहा अरेबियन प्लेट। फोर्थ है फिलीपींस प्लेट बिटवीन द एशियाटिक एंड द पैसिफिक प्लेट, ये रहा एशियाटिक और फिलीपींस प्लेट के बाद ये रहा फिलीपीन प्लेट। फिर आता है ये कैरोलाइन प्लेट बिटवीन द फिलीपींस एंड द इंडियन प्लेट नॉर्थ ऑफ न्यू गाइनिया, बिटवीन द फिलीपींस एंड द इंडियन प्लेट के बीच में कैरोलाइन प्लेट आता है, और फ्यूजी प्लेट नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। These plates have been constantly moving over the globe throughout the history of the earth. It was not the continent that moves as believed by the Wegener. Okay, वही जो हमने पढ़ा कि continent move नहीं होता कभी भी, बल्कि plate move होती है। Continents are the part of the plate and what moves is the plate. Moreover, it may be noted that all the plates without exception have moved in the geological past, shall continue to move in the further period as well. Wegener had thought all of the continents have initially existed as a supercontinent in the form of a Pangea. ठीक है, यही हमने सेम चीज पढ़ी, वही है। अब हम पढ़ते हैं क्या क्या प्लेट में भी 3 टाइप आते हैं, अंदर 3 टाइप की बाउंड्रीज आती हैं, हम उसके बारे में पढ़ते हैं क्या है, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। फर्स्ट डाइवर्जेंट बाउंड्रीज क्या होते हैं,
When a new crust is generated, as the plate pulls away from each other, the side where the plate move away from each other are called spreading side. अब जैसे एक प्लेट यहाँ है, एक प्लेट यहाँ है, तो जो बीच का एरिया है वो ड्रिफ्ट अपार्ट होगा और वहां से न्यू प्लेट बनेगी, तो उसको हम स्प्रेडिंग साइड बोलते हैं। तो उस चीज को हम बोलते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। द बेस्ट नोन एग्जांपल ऑफ द डाइवर्जेंट बाउंड्रीज इज मिड अटलांटिक रिजेस। ओके, जो हमने मिड अटलांटिक रिजेस भी यही है। Second, convergent boundaries, where the crust is destroyed as one plate divided and dived under another. एक प्लेट है और सेकंड प्लेट जो है ना उसके अंदर डाइव हो चुकी है, तो उसको हम सबडक्शन जोन भी बोलते हैं। तो उसको हम कन्वर्जेंट बाउंड्री बोलते हैं। वो टू ओशंस के बीच में भी हो सकती है, वन ओशन वन कॉन्टिनेंट के बीच में भी हो सकती है, या टू कॉन्टिनेंट्स के बीच में भी हो सकती है। तो हमने डाइवर्जेंट बाउंड्री पढ़ा, कन्वर्जेंट बाउंड्री पढ़ा, हम पढ़ते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। When the crust is neither produced nor destroyed as the plates slide horizontally past each other, जब crust ना तो प्रोड्यूस हो रहा है ना ही स्लाइड हो रहा है, लेकिन जो प्लेट है वो स्लाइड हॉरिजॉन्टली पास्ट ईच अदर, वो पास्ट जो हो जाती है हॉरिजॉन्टली एक दूसरे के अंदर हो जाती है। ट्रांसफॉर्म फ्लॉन्ट faults are planes of specific separation generally perpendicular to the mid-oceanic ridges. As the eruption do not take all along the entire crest at the same time, there is a different movement of the portion of the earth plate along the axis of the earth. ठीक है, जरूरी नहीं volcanic eruptions different टाइम पे different area होते हैं, तो different plate different टाइम पे move करती है। Rate of plate movement. The strip of the normal and reverse magnetic fields that parallel in the mid-oceanic ridges help scientists determine the rate of the plate movement. These rates vary considerably. The Arctic ridge has the slowest rate, ठीक है, less than 2.5 centimeter per year. And the East Pacific rise near Eastern Island is the southern plate about 3400 किलोमीटर has the fastest rate. तो आपको ये जस्ट जनरली आप एक बार देख लीजिएगा कि आर्कटिक रिज जो है, जो आर्कटिक ओशन में रेट उसकी प्लेट को पाई जाती है, वो 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर मूव करती है, सबसे स्लोएस्ट। एंड ईस्ट पैसिफिक राइज नियर ईस्टर्न आइलैंड इन द साउथ पैसिफिक में जो है वो फास्टेस्ट रेट मूव करती है। अब फोर्सेस ऑफ द प्लेट मूवमेंट, ऐसी कौन कौन सी फोर्सेस होती हैं जिसकी वजह से प्लेट मूवमेंट होता है, हम अब वो पढ़ते हैं। At the time that Wegener proposed his theory of the continental drift, most scientists believed that Earth was a solid, motionless body. However, concepts of the seafloor spreading and the unified theory of the plate tectonics have emphasized that both the surface of the Earth and the interior are not static and motionless but are dynamic. ठीक है, बाद वेगनर के बाद इतनी चीज़ें हमें पता चली है, तो उससे हमें ये भी पता चला है कि जो सरफेस का इंटीरियर है और ओशनिक सरफेस का भी जो इंटीरियर है वो एक कांस्टेंट ही रहता है, बल्कि वो टाइम टू टाइम मूव करता रहता है। द फैक्ट दैट प्लेट मूव्स इज नाउ वेल एक्सेप्टेड फैक्ट। द मोबाइल रॉक बीनीथ द रिजिड प्लेट इज बिलीव्ड टू बी मूविंग इन अ सर्कुलर मैनर। ठीक है, द मोबाइल रॉक बीनीथ द रिजिड प्लेट, जो एक रिजिड प्लेट के नीचे मोबाइल रॉक है वो एक सर्कुलर मैनर में घूम रही है। द हीटेड मटेरियल राइज टू द सरफेस एंड स्प्रेड एंड बिगिन टू कूल एंड देन सिंक बैक इनटू द डीपर डेप्थ। जो हीटेड मटेरियल है वो राइज करता है, सरफेस पे आता है, स्प्रेड आता है, कूल होता है, फिर वो वापस एक साइकिल की तरह वापस नीचे की तरफ चला जाता है। ओके, this cycle is repeated over and over to generate what scientists call a convectional current or a convectional flow. Heat within the earth comes from two main sources, radioactive decay and residual heat. रेडियोएक्टिव डिके होती है और रेसिडुअल हीट होती है। अर्थर होम्स फर्स्ट कंसिडर्ड दिस आइडिया इन 1930s, which later influenced Harry Hess thinking about seafloor spreading. The slow movement of the hot, softened मेंटल that lies below the rigid plate is the driving force behind the plate movement. जो मेंटल पोर्शन होता है ना सॉफ्ट, और जो रिजिड जो एक प्लेट के नीचे होता है, वही उसी की वजह से जो है प्लेट मूव करती है। अब हम इंडियन प्लेट को देखते हैं कि इंडियन प्लेट कैसे मूव करी है। द इंडियन प्लेट इंक्लूड्स पेनिनसुलर इंडिया एंड द ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट पोर्शंस। इंडियन प्लेट के अंदर जो होता है वो पेनिनसुलर इंडिया भी आता है, ओके, और ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंटल पोर्शन भी आता है। द सबडक्शन जोन अलोंग द हिमालयन फॉर्म्स द नदर्न प्लेट बाउंड्री इन द फॉर्म ऑफ अ कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट्स कन्वर्जेंस, जो नदर्न प्लेन बाउंड्री है हमारे प्लेट की, वो हिमालयस को माना जाता है। इन द ईस्ट इट एक्सटेंड्स, ईस्ट में जो है वो रखीन योमा माउंटेन्स ऑफ द म्यांमार टुवर्ड्स द आइलैंड्स आर्क along the Java Trench, वो उसकी ईस्टर्न बाउंड्री मानी जाती है। ईस्टर्न मार्जिन इज द स्प्रेडिंग साइड लाइन टू द ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन द फॉर्म ऑफ एन ओशियनिक रिज इन साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन। The western margins flows कीर्थन माउंटेन्स ऑफ द पाकिस्तान, वेस्टर्न माउंटेन्स और कीर्थन माउंटेन्स ऑफ पाकिस्तान मानी जाती है, और ईस्टर्न जो मार्जिन्स हैं वो ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन द फॉर्म ऑफ ओशियनिक रिज माना जाता है। ओके, इट फर्दर एक्सटेंड्स अलोंग द मकराना कोस्ट एंड जॉइन द स्प्रेडिंग साइड फ्रॉम द रेड सी रिफ्ट साउथवर्ड अलोंग द चेगोस आर्कीपेलागो, ये भी एक उसका पार्ट ही माना जाता है। द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड द अंटार्कटिक प्लेट इज ऑल्सो मार्क्ड बाय ओशियनिक रिज
इंडिया और एंटार्क्टिक प्लेट की जो बाउंड्री है ना वो भी एक ओशनिक रीजन है, डाइवर्जेंट बाउंड्री रनिंग इन थ्रू वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन एंड मर्ज इनटू द स्प्रेडिंग साइड लिटिल साउथ ऑफ न्यूजीलैंड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड एंटार्क्टिक प्लेन, इंडिया की और एंटार्क्टिक प्लेन की जो बाउंड्री है वो एक डाइवर्जेंट बाउंड्री है, ठीक है, वो डाइवर्ज हुई हुई है और वो रनिंग इनटू वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में है। India was a large wasteland situated off the Australian coast in the vast ocean. The Tethys Sea separated from the ocean continents till about 2 to 5 million years ago. ठीक है, ये माना जाता है कि जो इंडिया पहले जैसे यहाँ पे ऐसे दिखाया गया है ये ऊपर की तरफ, तो इंडिया जो है नॉर्थवर्ड शिफ्ट हुआ है, उससे पहले वहाँ पे एक तैथिस सी हुआ करता था। जैसे इस एरिया में यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के बीच में इस एरिया में एक तैथिस सी हुआ करता था। इंडिया इज सपोज टू हैव स्टार्टेड अ नॉर्थवर्ड जर्नी अबाउट 200 मिलियन ईयर्स अगो एट द टाइम व्हेन पैंगिया ब्रोक। जब पैंगिया ब्रोक हुआ ना तो इंडिया ने अपनी नॉर्थवर्ड जर्नी स्टार्ट करी, वो पहले ऑस्ट्रेलियन प्लेट के साथ ही हुआ करता था। इंडियन कोलाइडेड विद एशिया अप टू 40 to 50 मिलियन ईयर्स अगो कॉजिंग रैपिड अपलिफ्ट ऑफ द हिमालयाज। जैसे इंडिया यूरेशिया प्लेट से टकराया ना, उसने तैथिस सी जैसे था वो वहाँ पे वो एक तरीके से दबता चला गया और उसकी वजह से एक अपवर्ड पोर्शन रेज हुआ जिसको हिमालयाज बोला जाता है। द पोजीशन ऑफ इंडिया सिंस अबाउट 71 मिलियन ईयर्स स्टिल द प्रेजेंट आर शोन इन द फिगर 4.6। इट आल्सो शोज दैट द पोजीशन ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट द यूरेशियन प्लेट। उसने बताया कि अर्लियर जैसे 75 मिलियन 51 मिलियन ईयर्स में यहाँ था, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है और आज ही टुडे है यूरेशियन प्लेट में मिलके इस एरिया में तैतीस सी होता था और जैसे ये सबमर्ज हुआ तो तैतीस सी सबमर्ज होके यहाँ पे हिमालयाज उसने फॉर्म कर दिए। यही बताया गया है यहाँ पे पूरे में। अब ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट टुवर्ड्स द एशियाटिक प्लेट अ मेजर इवेंट दैट अकर्ड वाज द आउटपोरिंग ऑफ द लावा एंड फॉर्मेशन ऑफ द डेक्कन प्लेट। अब जैसे ही एक और चीज वहाँ पे इंसिडेंट हुआ था जो कि डेक्कन ट्रैप, आउटपोरिंग ऑफ द लावा हुआ और फॉर्मेशन ऑफ डेक्कन ट्रैप। ये जो हमारा एरिया माना जाता है ना, ये डेक्कन ट्रैप, फॉर्मेशन ऑफ डेक्कन ट्रैप हुआ। दिस स्टार्टेड समवेयर अराउंड 60 मिलियन ईयर्स अगो एंड कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। नोट दैट द सब्सिक्वेंट सबकॉन्टिनेंट वाज स्टिल क्लोज टू द इक्वेटर formed from 40 million years ago and thereafter the event of formation of the Himalayas took place. Scientists believe that this process is still continued and the height of Himalaya is rising even to the date. ठीक है, साइंटिस्ट अभी तक ये बोलते हैं कि ये चीज रुकी नहीं है, ये आज भी हो रही है कि धीरे धीरे हमारे हिमालयाज का साइज इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, हिमालयाज जो फॉर्मेशन था वो 40 मिलियन ईयर्स अगो हुआ था, लेकिन जो डेक्कन ट्रैप था ना बिकॉज ऑफ द लावा पोरेशन वो 60 मिलियन ईयर्स अगो हो चुका था। तो यही था इतना इस चैप्टर में बस। ओके, सो दिस इज द चैप्टर 4 वी हैव डन। आप एक बार इसे वापस रिवाइज कर सकते हैं 2x फॉर्म में जल्दी जल्दी देखकर अपने इस वाले चैप्टर को रिवीजन कर सकते हैं। ओके, सो this is from where we started, distribution of oceans and continents. Okay, thank you for watching. Do like and share. Bye.